टीपू सुल्तान की तलवार। जी, कोई भी जाता है मैसूर तो टीपू सुल्तान की तलवार देखने जरूर पहुंचता है, लेकिन किसे पता था कि सियासत की तलवार कहीं ज्यादा धारदार होगी। तो पहले औरंगजेब और अब टीपू सुल्तान की बारी है। कर्नाटक की राज्य सरकार टीपू को सूबे का गौरव मानती है, और जबकि इन सब के बीच हिंदू संगठनों का कहना है कि टीपू एक निहायत ही धार्मिक उन्मादी शासक था। कई सवाल हैं इन सारी स्थितियों से लेकर। आज हल्ला बोल में जिन चर्चा होगी, जिन सवालों को लेकर, पहले उन सवालों पर गौर कीजिए। ये सवाल सबसे बड़े इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि टीपू की एक पहचान रही है टीपू सुल्तान की, और टीपू की जयंती मनाना अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण है क्या? क्योंकि टीपू सुल्तान की जयंती की तारीख 20 है, लेकिन वो 10 तारीख को ही मनाई जा रही है। टीपू विवाद को विश्व हिंदू परिषद सांप्रदायिक रंग दे रही है क्या? सियासत या राजनीतिक तौर पर उसे चीजें अनुकूल लगती है, सामाजिक तौर पर भी। मुस्लिम शासक होने के चलते टीपू पर सवाल उठे हैं क्या? क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहा है कि दो हिस्सों में या एक लकीर खींच दी जाए समाज के भीतर। कर्नाटक में असहिष्णुता का जिम्मेदार है कौन? क्या सरकार है जिस तरीके से उसने निर्णय ले लिया, या फिर विरोध करने वाले लोग हैं? और कर्नाटक और सांसद को मिली धमकी सरकार की नाकामी है? ये सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे साफ हो पाए कि दरअसल क्यों ये बात उठ पड़ी कि सियासी तलवार की धार कहीं पैनी होती जा रही है मौजूदा वक्त में। तकरीबन 225 साल पहले जिस सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दी, आज उस पर सियासत जिंदा हो रही है। 10 नवंबर को टीपू की जयंती मनाने के कर्नाटक सरकार के फैसले से ही फसाद शुरू हुआ है, जो अब जान लेने और देने की धमकियों पर आ पहुंचा है। इस विवाद के केंद्र में 2 नाम हैं। पहले हैं मशहूर लेखक और फिल्मी हस्ती गिरीश कर्नाड, जिन्होंने कोडगू एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर करने का सुझाव दिया था, और ये बयान भी दिया था कि अगर टीपू महाराष्ट्र में होते तो शिवाजी जैसा सम्मान होता। टीपू सुल्तान ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿರದೆ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದೇ ಅವನಿಗೆ कर्नाटकದಲ್ಲಿ। अब गिरीश कर्नाड ट्विटर पर धमकी झेल रहे हैं। धमकी देने वाले ने कहा है कि उनका भी वही हाल होगा जो कलबुर्गी का हुआ था। हालांकि गिरीश कर्नाड ने विवाद बढ़ने के बाद माफी मांग ली। इधर मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को फेसबुक पर धमकी दी गई है। फेसबुक पर लिखा है कि अगर तुमने मुस्लिम विरोधी बयान देना जारी रखा तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। पोस्ट में मारे गए वीएचपी कार्यकर्ता कुटप्पा की तस्वीर लगाई गई है। पेज टीपू सुल्तान के नाम से बनाया गया है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धरमैया ने यह कहकर विवाद को खत्म करने की कोशिश की है कि एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर नहीं रखा जाएगा। सरकार केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर टीपू सुल्तान नहीं कर रही। इस बीच बीजेपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। बीजेपी का कहना है कि केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक थे, उनका बहुत सम्मान है। अभी केम्पेगौड़ा बेंगलुरु शहर का निर्माता है, बहुत आदर करते जनता उनको, और उनका नाम बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रखा है। पब्लिक ने उसको स्वागत किया है। अभी चर्चा करना नहीं केम्पेगौड़ा के जगह पे अमुक व्यक्ति का नाम रखे तो अच्छा होता है, मतलब नहीं। दरअसल टीपू सुल्तान की बहादुरी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन उनके धार्मिक पक्ष पर सवाल उठते रहे हैं। कर्नाटक के ही कई स्थानीय इतिहासकारों, विद्वानों और लेखकों ने टीपू को ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ धार्मिक कट्टर शासक बताया है, जिसके राज्य में हिंदुओं पर तमाम अत्याचार किए गए थे। विवाद की उपज यहीं से होती है। आज तक ब्यूरो। कुछ सवाल सियासी और कुछ सवाल इतिहास से जुड़े हुए, और इन सब के बीच जो उनके वंशज है वह भी क्या सोचते हैं। हर तरह से हमारे साथ इतिहासकार भी हैं, राजनीतिक दलों के नेता भी हैं, संघ के विचारक भी हैं, और साथ ही हमारे साथ अनवर अली शाह भी हैं जो कि टीपू सुल्तान के वंशज हैं। हालांकि 265 बरस हो चले हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये सवाल क्यों निकल कर आ रहा है। अनवर अली शाह साहब, ये सारी स्थितियां जो हो रही हैं मौजूदा वक्त में कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप इसको पूरे स्थिति को किस रूप में देख रहे हो? देखिए, जो चीज सामने आ रही है, कुछ ये मीडिया में जो हम देख रहे हैं, या जो चीज सामने आ रही है, जो हालात वहां के देख रहे हैं,
ये इसको सियासती आप बोल सकते हैं, ये जो है ये सियासती पॉलिटिकली इसको जो है चोला पहनाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से वहाँ जो है कुछ मतलब परस्त जो है पॉलिटिशियन वो अपनी कामयाबी की सीढ़ी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके नाम के साथ। अब ये जो आज जैसे आपने कहा कि यहाँ हमने देखा गया टीवी में कि वक्त से पहले ही टीपू जयंती जो है मनाया गया है, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई, और इस तरह का हंगामे का भी कुछ मकसद जो है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों को इंसानों को जो जानी माल नुकसान हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जो भी राजनीति है सब इंसान के लिए है, हम इंसानों के लिए है, और इंसानों का नुकसान हो या इंसानों के जान माल का नुकसान हो ये कभी नहीं चाहेंगे। और नहीं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह जो मेरे दादा थे परदादा थे उन्होंने भी उनका ये मकसद नहीं था, लेकिन आज वो है नहीं। और इतिहास कौन सा इतिहास ये जो सामने ला रहे हैं ये किसका लिखा हुआ है, या ब्रिटिशर्स का है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स जो थे वो तो कैलकाटा डिपोर्ट कर दिए गए, और उस वक्त जो जितने रिकॉर्ड्स थे वो जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। तो उसको ब्रिटिशर्स किस तरह से पेश किया, ब्रिटिशर्स ने कौन से दस्तावेजों को लेके ये मामला जो खड़े हो रहे हैं, इसके बारे में कहना मुश्किल है जब तक कि इसमें गौर फिक्र नहीं किया जाए। शाह साहब, आपने दो सवाल उठाए जो हम समझ पाए, उसमें एक तो इतिहास को जिस दृष्टि से सियासत देख रही है, और दूसरा सियासत की जरूरत इतिहास इस दौर में क्यों हो गई है, ये एक बड़ा सा। राशिद अलवी साहब, पूरी तरीके से माने तो कानून व्यवस्था का मसला है, पूरे तरीके से समझे तो टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर अगर कभी विवाद रहा या नहीं रहा या इन स्थितियों में, तो राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। क्या ये माना जाए कि वाकई जो सवाल अब उठ रहे हैं कि एक तुष्टीकरण की भावना रही? राशिद अलवी साहब, मुख्यमंत्री ने इस तरीके से टीपू सुल्तान का जिक्र कर दिया, जबकि इतिहास टटोलिए तो इस रूप में कभी जिक्र हुआ नहीं टीपू सुल्तान का। देखिए, मैं कहूँगा यकीनन ये कानूनी व्यवस्था का सवाल है। किसी भी प्रदेश के अंदर अगर कोई वाकया होता है तो वहाँ की सरकार को कानूनी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक रहा सवाल टीपू सुल्तान का, मेरे ख्याल से इतिहास आपने भी बहुत पढ़ा है वाजपेयी जी, अगर इंग्रेज सबसे ज्यादा डरता था तो दो ही लोगों से डरता था, एक झांसी की रानी से और एक टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान ने लड़ते हुए जान दी है, टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हुए हैं, और 250 साल पुरानी कंट्रोवर्सी आज इस देश के अंदर पैदा होगी। उस वक्त कोई लोकतंत्र नहीं था, वो एक राजा था। 156 मेरे पास किताब रखी है हिस्ट्री की, मैं भूल गया अपने बेडरूम से लाना। 156 टेम्पल्स को सालाना ग्रांट मिलती थी, जमीनें दी जाती थी। नंदागढ़ के मंदिर को 1000 अशर्फियां सोने की दी गई थी। जहां तक सवाल मारने और मरने का है, ये सारे के सारे राजा और बादशाह थे। हिंदुओं को भी मारा होगा, मुसलमानों को भी मारा होगा। राणा प्रताप सिंह की जो लड़ाई हल्दी घाटी में वाजपेयी जी हुई थी, उसका सबसे बड़ा सिपह सालार हकीम खां था, और अकबर बादशाह लड़ने नहीं गया था, राजा मानसिंह लड़ रहा था। तो नहीं राशिद साहब, आप ठीक कह रहे हैं। राशिद साहब हैं, इनको ठीक तरह पढ़ेंगे। नहीं राशिद साहब, 18वीं सदी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और उस जिक्र में इतिहासकार भी हमारे साथ हैं, और हम उनके पास भी चलते हैं, क्योंकि आपने जब जिक्र किया ना मंदिरों का, उन्होंने मंदिरों को बहुत तुड़वाया भी, मैसूर गैजेट में भी लिखा हुआ है, मंदिरों में बहुत अशर्फियां भी दी, यह भी एक फैक्ट है। नेपोलियन तक को समझ में आ गया था इनकी क्या महत्ता है। हम जी बोले, एक सेकंड वाजपेयी जी, आप बड़े पत्रकार हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में 200 मंदिर तोड़वाए मोदी जी ने, मुझे कहा है मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्हें जरूरत थी, सड़क बनानी थी, जो भी कोई था, उन्होंने मुझसे कहा मेरे लिए सबसे बड़ा देश है
अब आज से 250 साल के बाद इतिहासकार लिखने लगे कि मंदिर को डिमोलिश करा अरे दिया था। सर, क्या ये इसीलिए वाजिब तो होगा? संबित क्या ये सॉरी उचित होगा? राशिद साहब, इसीलिए हम मौजूदा वक्त पे बात करना चाह रहे हैं। हम इतिहास के पन्नों को पलट के 18वीं सदी को 21वीं सदी बिल्कुल। में लाकर हम विश्लेषण नहीं करना चाह रहे हैं। वो दौर अलग था, स्थितियां अलग थी, परिस्थितियां अलग थी। बिल्कुल। अब बिल्कुल अलग स्थितियां हैं, बिल्कुल है ना। हम इसलिए बिल्कुल। अब के दौर में आना चाह रहे बिल्कुल। हैं। संबित पात्रा जी, ये सवाल कानून जी। के तौर पर देखा जाए या इसको इस रूप में विश्लेषण किया जाए कि टीपू सुल्तान के मद्देनजर हिंदू का उग्र गुस्सा, मुस्लिम तुष्टीकरण की भावना, या फिर ये माना जाए जी नहीं, इसके आश्रय हम सोच रहे हैं वो कलिंगा और लिंगायत एक हो जाए, कुछ लाभ उसका मिल जाए, इसीलिए कैंपा गौड़ा का नाम सामने आ गया, उनसे हटा के टीपू सुल्तान का नाम कर दिया जाए। गिरीश कर्नाड यह भी कह गए। ये मसला मौजूदा सियासत का है या इसके जरिए इतिहास के पन्नों को खंगाल के हम इतिहास बदलने निकल पड़े हैं? संबित जी। देखिए, इससे तो मैं पूरी तरह सहमत हूं कि क्या आवश्यकता आन पड़ी जो 250-300 साल पुराने इतिहास को खंगालने की आवश्यकता पड़ी। अब उससे क्या बेनिफिट किसको मिल रहा है, वो विषय तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ता बेहतर बोल पाएंगे, क्योंकि 300 साल पुराने एंटीक को, आर्टिफैक्ट को अभी इंपोर्ट करने का काम इस वक्त पे और उस पे विमर्श करने का काम कांग्रेस ने आरंभ किया है, टीपू सुल्तान जयंती मनाने का जो जारी करके एडवाइस। नंबर 1, कानून के मसले से भारतीय जनता पार्टी देखती है। कौन कौन लोग वहां प्रोटेस्टर हैं उसकी एक लिस्ट जानना आवश्यक है, तब जाके हम इस विषय को संभाल पाएंगे। देखिए, नंबर 1, मेलकोट अयंगर। मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा अच्छा आर्टिकल आया। वो आर्टिकल है सूर्य नारायण राव, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ बैंगलोर यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कल अपने फेसबुक में डाला है। उन्होंने लिखा कि 10 नवंबर जबकि सरकार ने जयंती मनाया, वो ना तो उनका बर्थ डेट है टीपू सुल्तान जी का और ना ही उनकी पुण्यतिथि है। 10 नवंबर को दरअसल 700 मेलकोट अयंगर जो थे उनको फांसी पे चढ़ाई गई थी। तो मेलकोट अयंगरों को इस प्रकार से, जो कि दिवाली नहीं मनाते हैं तब से, उनको दुख पहुंचाने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे, कुर्ग के लोगों ने बड़े तादाद में इसमें प्रोटेस्ट किया है। तीसरा, जो मैंगलोर के ईसाई हैं, जो कैथोलिक्स हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। चौथा, नायर्स ऑफ वायनाड एंड मालाबार, जो केरला के साथ मालाबार क्षेत्र है, वहां के लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट किया है। देखिए, ये भाजपा के सदस्य नहीं है, ना इनका दूर दूर तक कोई संघ से भी लेना देना हो सकता है, ना विश्व हिंदू परिषद से। ये ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं जो 100 वर्षों से यहां पर रहते आ रहे हैं। तो कुछ तो कारण होगा जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। जब प्रोटेस्ट किया है तो सरकार को चाहिए कि सबके साथ बैठे, चिंता करे और उसके बाद पूरे विषय को समझने के बाद जो निर्णय लेना है सरकार सबके सहमति के साथ, सबका साथ सबका विकास में ध्यान करते हुए करे। वो कैसे व्यक्ति थे टीपू सुल्तान, क्या नहीं थे, वो इतिहासकार बताएंगे। भाजपा इतिहास में ड्वेल करना नहीं चाहती है, मगर भाजपा एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के नाते इतना ही पूछना चाहती है कि बिना जानकारी लिए जल्दबाजी में 3-3, 4-4 लोगों की मृत्यु, ये क्या उचित है? क्या 3 लोगों की मृत्यु होनी चाहिए थी? क्या सरकार को इससे अपने आप को जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर नहीं देना हमें लगता है चाहिए? एक सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। संबित जी, आपने एक सवाल उठाया, हमें लगता है पूरी जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए। जिसका जिक्र आपने किया, फॉर्मर बेंगलोर यूनिवर्सिटी के चांसलर का जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में यकीनन उन्होंने लिखा है मेलकोट के एंगर में आज भी दिवाली नहीं मनाते हैं, 700 लोगों को फांसी दे देगी। कैथोलिक का आपने जिक्र नहीं किया पूरा, उसमें था कि उनको 6000 लोगों को जेल में डाल दिया था जासूस समझ के। लेकिन इस पूरे पर्सपेक्टिव को ये ले गए मौजूदा वक्त की सियासत किस तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, उसमें भी जिक्र किया है वाइस चांसलर साहब जो फॉर्मर थे। हम चाहते हैं उस पूरे पर्सपेक्टिव को हम लोग समझने की कोशिश करें, इसलिए हम उसी लाइन पे बार बार आना चाह रहे हैं। क्या ये मौजूदा वक्त की सियासत की तलवार जो है वो टीपू सुल्तान की तलवार से भी ज़्यादा धारदार हो गई है? आपने चूंकि इतिहास का एक हल्का सा जिक्र किया है, हमारे साथ चूंकि नजफ हैदर साहब हैं। नजफ हैदर साहब, टीपू सुल्तान को लेकर मौजूदा वक्त का चिंतन, पॉलिटिकल चिंतन कहाँ तक सही है? देखिए, ये कहा गया कि टीपू सुल्तान एक एंटीक पीस हैं जिनको बार बार लाया जा रहा है, लेकिन जो इतिहासकारों का समुदाय है उसमें टीपू सुल्तान कभी एंटीक पीस रहे नहीं हैं। टीपू सुल्तान के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, उन पे आर्टिकल्स और किताबें लिखी गई हैं, और जिस हद तक मुमकिन है जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस का पैरामीटर है काम करने का और डिसिप्लिन है, उसके अंदर जिस हद तक वो उनका चरित्र चित्रण कर सकते हैं
वो उन्होंने किया है जो किसी तरह से भी पार्शियल नहीं कहा जा सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि टीपू सुल्तान एक भूली बिसरी याद हैं जिनको हम किसी सियासी वजह से अपने सामने ला रहे हैं। दूसरी बात ये कि टीपू सुल्तान आज नहीं, काफ़ी सालों से एक रीजनल रूलर ही नहीं बल्कि एक नेशनल हीरो भी हैं। और हीरो मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हीरोज़ कोई मॉरल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं जिनको हम सिर्फ इस वजह से याद करते हैं कि वो अच्छे थे और उन्होंने अच्छा काम किया था। हीरो हिस्टोरियंस उनको मानते हैं जिन्होंने हिस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाया है और उस वक्त के हिसाब से उन्होंने वो काम किए हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, यूरोपियनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इस तरह की चीज़ें जो नई चीज़ें थी वो उन्होंने टीपू सुल्तान ने किया है। अब अगर हम आज किसी नई सेंसिबिलिटी के हिसाब से एक रीजनल रूलर की हैसियत से उन्हें असेस करना शुरू कर दें और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा कर के उनके खिलाफ ऑपोजिशन को मॉप अप करें और ये बताएं कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, चाहे वो छोटी या बड़ी हों, जो जिनको दुख पहुंचा है उनके रूल में, तो मैं समझता हूं कि ये उस हद तक तो लेजिटिमेट होगा कि उन लोगों की सेंसिबिलिटीज़ हर्ट हुई हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल पे जिस शख्स को हम हीरो मानते हैं या जिसकी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को हम असेस करते हैं एक पूरे बड़े परिप्रेक्ष्य में, वो कहना गलत होगा। ओके, हम इस पे आ रहे हैं। आपने जो बात का जिक्र किया, हम जरा सा थोड़ा समय का भी हिस्सा है हैदर साहब, जरा सा थोड़ा समय की सीमा है थोड़ी सी। क्या इतिहास को परखने या समझने के लिए मौजूदा समय काल हर वक्त में इसी तरीके से सियासी तौर पर देखेगा? राकेश सिन्हा जी, ये सवाल एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर भी अगर आप लीजिए, तो क्या इतिहास को जिस तरीके से मौजूदा वक्त में सियासी हिंसा के बीच लाकर रख दिया गया, कानून व्यवस्था नहीं है, इस सब के बीच लाकर वो ठीक है, या फिर लगता है नहीं, सिर्फ इसे कानून व्यवस्था के दायरे में रखना चाहिए? राकेश जी। देखिए सिर्फ कानून व्यवस्था का दायरा नहीं है। यदि कानून व्यवस्था का दायरा होता तो इसका डिस्कोर्स अलग होता। मैं ये दो बातें कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री में दो प्रकार के नैरेटिव हैं। एक नैरेटिव वो जो अभी हैदर साहब दे रहे थे और मैं सहमत उनके नैरेटिव के बहुत से पार्ट से। दूसरा नैरेटिव वो है, उस नैरेटिव में क्या किया गया है कि चयनित तथ्यों को लिया गया है, बहुत से तथ्यों को छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ा गया, क्या छोड़ा गया, ये अलग बहस का मुद्दा है। एक नैरेटिव वो है जो स्थानीय इतिहास के तौर पर उपन्यासों के थ्रू, ओरल हिस्ट्री के थ्रू लगातार चलता रहा है। वह नैरेटिव जो सप्रेस्ड था इतिहास में, वो नैरेटिव उभर कर आ रहा है। मैं टीपू के बारे में उनका एक पत्र का उदाहरण दे रहा हूं। 18 जनवरी 1790 को उन्होंने सामन खान को एक पत्र लिखा। उस पत्र में कहा, आई हैव अचीव्ड ए ग्रेट विक्ट्री रिसेंटली इन मालवार एंड ओवर 4 लाख हिंदूज हैव बीन कन्वर्टेड टू इस्लाम। 4 लाख हिंदुओं को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। सवाल कन्वर्जन का नहीं है, सवाल है कि एक शासक के रूप में उनकी सामाजिक दर्शन क्या था। उनका सामाजिक दर्शन क्या यह था कि दूसरे धर्मावलंबियों को अपने धर्म में परिवर्तित करो। एक दूसरा, उन्होंने ठीक कहा, अभी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने 400 मंदिर 200 मंदिर तोड़े, या कहीं और भी जबलपुर में मैं सुन रहा था वहां भी बीजेपी सरकार ने मंदिर तोड़े। देखिए, मंदिर तोड़ना विकास के लिए और मंदिर तोड़ना नफरत के लिए, मस्जिद तोड़ना नफरत के कारण, चर्च तोड़ना नफरत के कारण। टीपू सुल्तान ने 27 बड़े चर्चों को इसलिए नहीं तोड़ा कि विकास का काम करना था, चूंकि नफरत था। थॉमस मुनरो ने क्या लिखा है, 90% ईसाइयों को उन्होंने कैप्टिव बना लिया था, 10% ईसाई भाग पाए थे। चर्चों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, मास कन्वर्जन हुआ, मास रेप हुआ, और टीपू सुल्तान उसको जस्टिफाई करते रहे। इसके साथ मैं कहूंगा, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लोहा लिया, डेफिनेटली लोहा लिया, फ्रेंच से समझौता किया, अंग्रेजों से लोहा लिया, अंतिम समय तक लोहा लेते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने यूरोपियनाइज्ड किया, मॉडर्नाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो उनका सामाजिक पक्ष है उसका विरोध हो रहा है कि जिस स्थानीय स्तर पर लोगों के मस्तिष्क में, दिल दिमाग में बैठा हुआ कि यह रूलर ने हमारे पूर्वजों के साथ यह अन्याय किया, अत्याचार किया, उसके प्रमाण है। इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में छोटी सी चीज बताइए राकेश जी, 1788 से लेकर 1790 तक। राकेश जी एक छोटी सी चीज बताइए, अगर ये जयंती 20 तारीख को मनाई गई होती, सब चीज शांतिपूर्वक होता, तो अभी जो आपने तथ्यों को रखा वो तथ्य होंगे, लेकिन इन तथ्यों का जिक्र हम लोग नहीं कर पाते ना। नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं कि प्रसून जी, वास्तव में क्या है
कि एक प्रकार के नैरेटिव को थोपने की साजिश, और जब सरकार उसे स्पॉन्सर नहीं करे, कोई टीपू सुल्तान की जयंती मनाए, टीपू सुल्तान पुस्तकों में पढ़ाए जाते, क्यों नहीं पढ़ाए जाएंगे? भारत के रूलर थे, डिस्पोटिक थे, अलग था, उनका सामाजिक दर्शन अलग था, हम पढ़ें। लेकिन एक प्रकार की चीज को आप थोपते हैं, जब उसका कंटेस्टेशन होता है तो उसको आप सांप्रदायिक। चलिए, आपने एक नई चीज दे दी कि जयंती भी मनाई जानी चाहिए या नहीं मनाई जानी। हम आ रहे हैं राकेश जी, क्योंकि जयंती मनाई जानी चाहिए या सब कुछ अगर शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता तो इतिहास के पन्ने इस तरीके से नहीं खंगाले जाते। तो इसको क्या जानबूझ के मौजूदा वक्त में इस तरीके से स्थितियां पैदा हो जाए, इसलिए? निसगम मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी